सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस क्लास। कल हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन के बारे में कि ग्रुपिंग टुगेदर विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज, कि हम अपने मटेरियल्स को ग्रुप कर देते हैं, एक साथ एक ग्रुप में डिफरेंशिएट कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज। उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैंने आपको पिक्चर में दिखाया कि हमने क्या किया, वुड के मटेरियल्स को सबको एक ग्रुप में पुट कर दिया। जो भी मटेरियल आपसे, जो भी थिंग्स आपकी मेटल से बनी थी, उनको एक अलग ग्रुप कर दिया। जो भी थिंग्स आपकी प्लास्टिक से बनी थी, जो फैब्रिक से बना था, ग्लास, पेपर, जिसमें रॉक यूज हुआ था, तो हमने क्या किया, इनका सबका अलग अलग ग्रुप बना दिया ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज। कि इस ग्रुप में जितनी भी चीजें हैं, ये नेल्स है, की है, टैप है, ये सारी चीजें किससे बनी है? मेटल से बनी है। तो ग्रुपिंग करना ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज इज नॉन एज क्लासिफिकेशन। फिर हमने कल पढ़ा था कि हम जो क्लासिफिकेशन है वो हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में भी कर सकते हैं। ये जो आपका ग्रुप है, ये पूरा किस चीज का है? नॉन लिविंग। इसमें सारी चीजें नॉन लिविंग है ना। और हम लिविंग में क्या आ सकते हैं? आपके प्लांट्स और एनिमल्स आ जाते हैं आपके लिविंग्स में। फिर हमने पढ़ा था कि हम प्लांट्स को भी फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं और एनिमल्स को भी फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे एनिमल्स को हमने क्लासिफाई कर दिया वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स एनिमल। वर्टिब्रेट्स एनिमल्स वो होते हैं जिन एनिमल्स में स्केलेटन होता है, मतलब जिनकी जो बॉडी होती है वो वेल डिफाइंड होती है और उनमें एक स्केलेटन होता है, जिनमें बैकबोन प्रेजेंट होती है, उनको हम बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। इसके एग्जांपल होते हैं आपके ह्यूमंस, फिश, फ्रॉग, बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस। जो फ्रॉग आ गया, ये सब किस में आते हैं? वर्टिब्रेट्स में। और जिनमें स्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता या बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती, उसमें आते हैं आपके इनवर्टिब्रेट्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो आपके स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं ना, तो वो आप जैसे आपकी एंट हो गई, फ्लाई हो गई, स्पाइडर हो गया, तो ये सब किस में आते हैं? आपके स्मॉल इंसेक्ट्स, इनवर्टिब्रेट्स में, जिनमें स्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता। तो हम क्लासिफिकेशन किसी भी बेस पे कर सकते हैं, चाहे वो लिविंग नॉन लिविंग हो, प्लांट्स का क्लासिफिकेशन हो या एनिमल्स का क्लासिफिकेशन हो। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, कि हम किस बेसिस पे, किन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम उनको फर्दर क्लासिफाई करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हाउ वुड यू डिस्क्राइब एन एप्पल? You can talk about its size, shape, color, or about how it feels or smell. Size, shape, color, texture, hard or soft, smooth or rough, and smell are the properties of matter. For example, आपके पास एप्पल है, तो आप एप्पल को कैसे क्लासिफाई कर सकते हो? आप उसको ऐसे क्लासिफाई कर सकते हो उसकी साइज के हिसाब से, कि मैं इस साइज के ऑब्जेक्ट्स को, जो एप्पल के साइज है, उनको अलग ग्रुप में रखूंगा। या आप उसके कलर के ऊपर उसको क्लासिफाई कर सकते हो कि रेड कलर का है, या कोई जैसे ऑरेंज है तो आप ऑरेंज को, ऑरेंज कलर के जो भी फ्रूट्स है उनको अलग रख दो, एप्पल रेड है उसको अलग रख लो। तो आप उसके कलर पे क्लासिफाई कर सकते हो या उसके टेस्ट के हिसाब से। जैसे आपके पास अगर बहुत सारे एप्पल्स है, तो जो भी आपका स्वीट है, जो अच्छा टेस्ट में है, मीठा है, उसको आप अलग रख रहे हो, और जो थोड़ा सा आपका मीठा नहीं है, उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं है, उसको आप अलग रख सकते हो। तो आप क्लासिफिकेशन किसी भी प्रॉपर्टी के बेस पे कर सकते हो। All matters can be described by such properties. The properties of materials decide what things we can make out of them. वो प्रॉपर्टीज डिफाइन करती है। अगर मान लो कोई सॉफ्ट मटेरियल है तो उससे हम कैसी चीजें बनाएंगे, या अगर कोई हार्ड मटेरियल है, आयरन है, स्टील है, तो उसको हम बिल्डिंग्स में यूज कर सकते हैं, ब्रिज बनाने में यूज करते हैं, अपनी हाउस कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं। तो अगर हमें उसकी प्रॉपर्टीज पता हो तो हम उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि इसका यूज हम कहाँ करेंगे। जैसे पेपर है तो उसका यूज हम नोटबुक में कर सकते हैं, बुक में कर सकते हैं। तो उनकी प्रॉपर्टीज हमें ये भी बताती है कि उसका यूज हम कहाँ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट मेक टूल्स आउट ऑफ रबर एज इट इज नॉट हार्ड. We cannot make cooking utensils out of wood as they will catch fire easily. Let us study more important properties of matter. For example, मैं आपको रबड़ देती हूँ, तो क्या आप रबड़ से अपने टूल्स बना लोगे? फॉर एग्जाम्पल, हैमर है जो हथौड़ा, वो रबड़ का आप यूज कर लोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो हार्ड ही नहीं है। तो अगर हमें प्रॉपर्टीज पता हो तो हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि हाँ, इसका यूज मैं इस जगह कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर कुकिंग यूटेंसिल जो है, बर्तन है, अगर मैं कोई वुड का यूटेंसिल दूं,
तो आप उसको यूज करोगे? नहीं यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप वुड के यूटेंसिल्स को अपने गैस स्टोव पे रखोगे तो वो इजीली फायर कैच कर लेगा, वो तो बर्न ही हो जाएगा। तो हमें पता लगता है कि हम मेटल्स के यूटेंसिल्स यूज करेंगे, वुड के यूटेंसिल्स यूज नहीं करेंगे। नाउ इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। अब अपीयरेंस क्या होता है? पेपर looks different from cloth, wood looks different from iron, and iron looks different from copper or aluminium. At the same time, there are some similarities between iron, copper, and aluminium that are not even the wood or paper. Materials can be classified on the basis of their appearance. Appearance मतलब वो देखने में कैसे दिखते हैं। अगर मैं आपके सामने पेपर रख दूं, वुड रख दूं, आयरन रख दूं, कॉपर और एल्यूमिनियम, तो क्या आप उन सब में डिफरेंशिएट कर लोगे? पता है आपको पेपर कैसा होगा, थिन होगा दिखने में, आप आइडेंटिफाई कर लोगे ना। वुड आपको पता है लकड़ी कैसी होती है, वो थोड़ी रफ भी होगी और आप अलग से उसको देख के आइडेंटिफाई कर लोगे। आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम तीनों क्या है? मेटल्स है, वो किसी तरीके से सेम है, लेकिन तीनों को आप उनको अपीयरेंस मतलब उनको देख के, उनकी लुक से आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये वुड है या मेटल है, प्लास्टिक है, क्लॉथ है या पेपर है। तो ये होता है अपीयरेंस, मतलब उनकी लुक को देख के जब हम उनको आइडेंटिफाई कर दें। सेकेंड इज लस्टर। लस्टर होता है चमक। A metal spoon shines whereas a wooden spoon does not shine so much. Silk cloth has a shine whereas woolen cloth does not. We say that a metal has more luster than the wood and the silk has more luster than the wool. अब मैं आपके हाथ में एक कॉटन का कपड़ा देती हूँ और एक वूल देती हूँ। वूल जो आप सर्दियों में स्वेटर पहनते हो और अभी जो आप कॉटन के कपड़े समर्स में यूज करते हो, तो आप उनके सिल्क का जो यूज करते हो, तो सिल्क की साड़ियां देखी होगी या सिल्क की क्लॉथ जो हम यूज करते हैं, सिल्क में क्या होता है? चमक होती है, थोड़ा शाइनी कपड़ा होता है, उसमें शाइन होती है। और वूल कैसा होता है आपका? रफ होता है, वूल में शाइन नहीं होती। तो लस्टर होता है कि हम उनकी चमक से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ भाई इस कपड़े में चमक है तो ये सिल्क है, और इसमें नहीं है, ये रफ है थोड़ा, तो ये वूल है। इसी तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेटल्स को भी। जैसे कि अगर आपके मेटल है आयरन, एल्यूमिनियम, जैसे आप एल्यूमिनियम फॉइल भी यूज करते हो ना अपना खाना रैप करने के लिए, उसमें क्या होती है? चमक होती है। लेकिन वुड में चमक होती है? नहीं होती। तो लस्टर होता है चमक, उनकी शाइनिंग अपीयरेंस से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ये वुड है या मेटल है। और क्लॉथ्स में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, सिल्क में चमक होती है, चिकना कपड़ा होता है, तो वो सिल्क है या वूल है आपका। An iron rod may not appear lustrous. However, if you use sandpaper to remove the top layer, you will see that it is lustrous. Some materials lose their luster when exposed to air and moisture. Materials can be classified on the basis of their luster. अब आयरन आपने देखा होगा, जो आयरन के गेट्स होते हैं उनपे क्या होता है? जब वो एयर और मॉइस्चर के कंटेक्ट आते हैं तो उनपे ना आयरन को वो हो जाता है, रस्टिंग लग जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि आयरन के गेट पे जंग लग गया। ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है ना, ब्राउन ब्लैक कलर की, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आयरन, जो आपका लोहा है उस पे जंग लग गया, या फिर उसको इंग्लिश में बोलते हैं रस्ट हो गया, RUST, रस्ट। तो आयरन की रस्टिंग हो जाती है जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है, क्योंकि एयर में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन और जो मॉइस्चर, आपको पता है ना आपके एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर भी प्रेजेंट है। तो जब वो एयर या फिर किसी भी वाटर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, जैसे बारिश हुई तब मॉइस्चर में आ गया, या आप वैसे भी वो वाटर के कांटेक्ट में आएगा, मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आने से आयरन लस्ट हो जाता है। तो आयरन की जो ऊपर की चमक है वो क्या हो जाती है? गायब हो जाती है एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट से। तो उसको अगर हम सैंड पेपर, एक आपका रफ पेपर होता है, जब आप उसको उससे साफ कर दोगे, उस ऊपर के जंग को रिमूव कर दोगे, तो नीचे से आपके जो नया आयरन है, नीचे वाली कोटिंग जिसमें चमक है, वो बाहर आ जाएगी। तो हम लस्टर के बेसिस पे, चमक के बेसिस पे भी मेटल्स को, वुड को, प्लास्टिक को, पेपर को, या फिर सिल्क है, वूल है, हम सब्सटेंस को क्लासिफाई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज टेक्सचर। Texture, what different materials feels different when you touch them, that is they have different textures. For example, metal is hard, smooth, whereas wool is soft and rough. Soft materials that can be compressed or scratched easily. Hard materials are difficult to compress. Materials can be classified on the basis of their texture.
अब हम टेक्सचर क्या होता है, जैसे कि आप कोई भी वुड है, लकड़ी है आपके हाथ में, अब उसको आपकी आईज बंद है, लेकिन आपको उसको छू के देखना है, अपने हाथ से टच करके फील करना है कि वो आपको रफ लगता है या आपको स्मूथ लगता है, स्लिपरी लगता है। तो वो होता है टेक्सचर, कि हम उसको टच करके उसके सरफेस को जो फील करते हैं ना, वो टेक्सचर होता है। जैसे अगर आप वुड को टच करोगे, मैं आपकी क्लोज आइज करके आपसे पूछती हूँ कि इसको टच करके बताओ ये क्या है, तो आपको वुड जो होगी वो कैसा फील होगा, रफ फील होगा। अगर मैं आपको एक सिल्क क्लॉथ देती हूँ, एक आपका वुलन क्लॉथ देती हूँ, तो सिल्क क्लॉथ कैसे एकदम चिकना फील होगा, स्मूथ फील होगा आपको, और जो वुलन है वो थोड़ा आपको पता है फ्लफी होता है, थोड़ा मोटा होता है ना, और इवन से वो थोड़ा रफ भी होगा। तो टेक्सचर होता है जिसको आप टच करके फील करते हो कि उसका टेक्सचर कैसा है। मेटल को अगर आप टच करोगे तो वो कैसे होते हैं मेटल, जैसे मैंने आपको कोई ग्लास दे दिया, मेटल ग्लास, अब उसको टच करोगे वो तो कैसा होता है, हार्ड होता है। अगर आप उसको कंप्रेस करने की कोशिश करो अपने दोनों हाथों से, तो क्या वो कंप्रेस होगा, नहीं होगा, आप उसको प्रेस नहीं कर सकते क्योंकि मेटल हार्ड होता है। अगर वहीं पे मैं आपके हाथ में कुछ रबड़ दे दूं, रबड़ की बॉल है, तो आप उसको इजीली कंप्रेस कर सकते हो, क्योंकि जो रबड़ है वो कैसा होता है, सॉफ्ट मटेरियल होता है। तो जो चीजें हमें टच करने से फील होती है उसको हम बोलते हैं टेक्सचर। अपीयरेंस होता है लुक देख के, लस्टर होती है चमक, शाइन कितनी है, और टेक्सचर होता है उसको टच करके जैसा सरफेस आपको आपको उसका फील होता है। नाउ योर एक्टिविटी 5, close your eyes, ask your friends to collect various materials like silk cloth, woolen cloth, metal spoon, wooden spoon, glass tumbler, plastic tumbler, etc. Tumbler आपका glass type ही होता है, glass को ही बोलते हैं। Touch these with your eyes closed. Can you make out what material each is made up of by touching? अगर मैं आपको silk cloth, woolen cloth ये सारे materials देती हूँ और मैं आपकी आईज क्लोज करा के पूछती हूँ कि इनको टच कर करके बताओ, क्या आप फील कर सकते हो ये कौन कौन सा सब्सटेंस है, या कौन सा क्लॉथ है, या मेटल है, प्लास्टिक है, क्या है। तो जब आप सिल्क क्लॉथ, जब आप हाथ में, अगर मैं क्लॉथ आएगा तो आप इजीली बता दोगे कि फोल्डेबल है, पतला सा है, तो ये क्लॉथ है। और जब आप उस क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ को टच करोगे तो वो कैसा फील होगा, बहुत ही स्मूथ फील होगा। और वुलन क्लॉथ आपका कैसा फील होगा, वुलन क्लॉथ बहुत ही रफ फील होता है आपको। वेरएस जो मेटल की स्पून होती है, वो मेटल जो होगा वो थोड़ा हार्ड होगा, वुडन भी रफ होगा, ग्लास भी आपका कैसा होता है, बहुत ही स्मूथ, और आपको स्मूथ सा फील होगा ग्लास का जो टम्बलर होगा। और प्लास्टिक क्या होगा, वो मेटल और ग्लास के कंपेरेटिवली में लाइटर होगा, हल्का होगा। प्लास्टिक का बना हुआ यूटेंसिल्स हल्का होता है ना, तो वो हल्का होगा। Touch these with your eyes closed. Can you make out what material is made up of by touching? तो आपने टच करके उनको डिफरेंशिएट कर दिया ना, तो ये होता है उनके टेक्सचर के बेसिस पे हमने उनको क्लासिफाई किया हुआ है। नाउ स्टेट, अब हम स्टेट क्या होती है। मोस्ट मटेरियल कैन बी प्लेस्ड इनटू वन ऑफ द थ्री ग्रुप, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हमने मटेरियल्स को तीन ग्रुप में उनकी स्टेट के हिसाब से क्लासिफाई किया हुआ है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब मैं इस एक्टिविटी 6 से आपको समझाती हूँ सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं। तो इसमें आपको दिया हुआ है कॉइन, बुक, ऑक्सीजन, पेट्रोल, स्टोन, वाटर, हाइड्रोजन, ऑरेंज जूस एंड वाटर वेपर। अगर आप कॉइन, जो सॉलिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, हार्ड होते हैं। लिक्विड कैसा होता है, जो इजीली फ्लो हो जाता है, फॉर एग्जांपल आपका वाटर, वो क्या है, लिक्विड है। और गैस आपको पता है, गैसेस क्या होती है, जो एटमोस्फेयर में अवेलेबल है, वो सारी क्या होती है, आपकी गैसेस होती है। तो हमने इनको क्लासिफाई करना है। अब देखो, जो रुपीज कॉइन होता है, तो कॉइन कैसा होता है आपका, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आपका कैसा होता है, सॉलिड। जो बुक होती है वो कैसी है, सॉलिड। ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है। पेट्रोल कैसा है, लिक्विड है। स्टोन कैसा है आपका, सॉलिड है। वाटर कैसा है, लिक्विड है। हाइड्रोजन एक गैस है। ऑरेंज जूस कैसा है, लिक्विड है। और आपके वाटर वेपर्स,
कैसे है, गैसियस स्टेट में होते हैं। अब ये ध्यान से सुनो, जो वाटर है जब वो नॉर्मल आपका रूम टेम्परेचर पे है वाटर, तो वो कैसा होता है, लिक्विड है। अगर मैं वाटर को फ्रीज करके उसकी आइस बना दूं, तो जो बर्फ होती है वो किस स्टेट में आ जाती है, सॉलिड स्टेट में। लेकिन मैं वाटर को बॉयल करके उसको इवेपोरेट कर दूं, उसके वाटर वेपर्स बना दूं, जो वो आपका पानी हवा में उड़ जाता है, जो पानी इवेपोरेट हो जाता है, तो जब उसके वाटर वेपर्स बन गए तो वो किस स्टेट में आ जाता है, गैस स्टेट में आ जाता है। तो वाटर वेपर्स है तो गैस स्टेट में, अगर वाटर है तो लिक्विड है। अगर आपने उसको ठंडा करके उसको फ्रीज करके उसकी आइस बना दी तो वो किस स्टेट में आ जाएगा, आपका सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। ओके, नाउ अब यहाँ पे भी एग्जाम्पल देख सकते हो, जो वुडन ब्लॉक है ये कैसा है, सॉलिड है, डज नॉट चेंज शेप और वॉल्यूम। क्या आप इसकी शेप चेंज कर सकते हो, जो वुडन ब्लॉक है हम उसकी शेप चेंज नहीं कर सकते, ना ही उसकी वॉल्यूम बदल सकते हैं, वो जैसा है वैसा रहेगा। लिक्विड चेंज शेप बट नॉट वॉल्यूम। अगर देखो लिक्विड मैंने इस मग में डाला हुआ था तो उसने मग की शेप ली थी, मैंने अगर ग्लास में डाल दिया तो वो ग्लास की शेप ले लेगा, अगर मैं उसे किसी बाउल में डाल दूंगी, कटोरी में डाल दूंगी, तो वो कटोरी की शेप ले लेगा। लेकिन जितना मिल्क था इसमें, मिल्क की क्वांटिटी तो सेम रहेगी ना। मिल्क अगर मान लो इसमें 500 ml था, तो वो 500 ml ही रहेगा, उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। तो लिक्विड की शेप चेंज हो जाती है, जिस भी कंटेनर में हम डालेंगे उसकी शेप ले लेगा, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होती। अब गैस है आपकी, गैस आपको पता है फुटबॉल में तो फुटबॉल की शेप ले ली, और जैसे ही मैं उसको रिलीज करूंगी तो वो क्या होगा, पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाएगी। तो गैस गैस की भी क्या होती है, शेप वो उनकी जो शेप है वो चेंज होती रहती है, और इवन उनकी वॉल्यूम भी चेंज होती रहती है। जैसे ही वो आपकी गैस उसमें थी, किसी भी फुटबॉल में थी, अब जैसे ही आपने उसको रिलीज किया उसकी वॉल्यूम पूरी चेंज हो गई, वो बाहर की गैस से मिक्सअप हो गई। तो गैस की शेप और वॉल्यूम दोनों चेंज होती है। सॉलिड में ना ही शेप चेंज होती है ना ही वॉल्यूम चेंज होती है, और लिक्विड्स में आपकी शेप चेंज होती रहती है लेकिन वॉल्यूम आपकी फिक्स रहती है। तो ये था आपका सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस के बारे में। अब हम इनके बारे में आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थ्री स्टेट्स, इन तीनों स्टेट्स में क्या डिफरेंस है। The difference lies in the way the change their shape and volume. तो इनके बीच में जो मेन डिफरेंस क्या है कि किस तरीके से वो अपनी शेप और वॉल्यूम को चेंज करते हैं। Solid does not change their shape or volume. You can move a books from one place to another, but its shapes and volume does not change. अगर कोई सॉलिड आपके पास है, ठीक है, कोई बुक है आपके पास, तो अगर आप बुक को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख रहे हो, तो क्या उसकी शेप चेंज होगी या उसकी वॉल्यूम, कुछ भी चेंज नहीं होता। तो जो सॉलिड्स होते हैं वो ना ही शेप चेंज करते हैं ना ही वॉल्यूम चेंज करते हैं, दोनों चीजें उनमें फिक्स्ड रहती है, जैसी शेप थी वैसी ही रहेगी और जैसी वॉल्यूम थी उतनी ही रहेगी। नाउ लिक्विड चेंज शेप बट नॉट वॉल्यूम। Pouring milk from a jug into a tumbler cause milk to take the shape of a tumbler, but you still have the same amount of milk. Its volumes does not change. लिक्विड्स में क्या होता है कि उनकी शेप तो चेंज हो जाती है लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड रहती है, जितनी वॉल्यूम थी उतनी ही रहेगी। अब आपके पास पैकेट में जो मिल्क आता है, अभी वो पैकेट की शेप ले लेगा, लेकिन अगर आपने उसको जग में डाला तो वो किसकी शेप ले लेगा, जग की। अगर किसी बाउल में डालेंगे तो वो किसकी शेप ले लेगा, बाउल की। लेकिन जो उसकी क्वांटिटी थी, जितनी वॉल्यूम उस पैकेट में आई थी, वॉल्यूम तो सेम है ना, वॉल्यूम तो इंक्रीज नहीं होती। तो जो वॉल्यूम है लिक्विड्स में वो सेम रहती है लेकिन उनकी शेप चेंज हो जाती है। Gases easily change their shape and volume. If you pump air into a football, the air fills the football and takes its shape. Its volume changes. It takes up less space in football, but then it did outside the football. अब आपको पता है जो गैस है वो पूरी तरीके से चारों तरफ फैल जाती है। तो अगर हम जो गैस आउटसाइड थी वो पूरी फैली हुई थी, लेकिन जब आपने उसको फुटबॉल में फिल कर दिया तो उसने अपना जो स्पेस है वो फुटबॉल की शेप में ले लिया, उसने कम स्पेस ऑक्यूपाई किया वहां पे। तो गैस में ना ही शेप सेम रहती है ना ही वॉल्यूम सेम रहती है। ना अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऐसा किस बेसिस पे होता है कि ना ही उनमें शेप सेम रहती है ना ही उनकी वॉल्यूम सेम रहती है। तो ये सब डिपेंड करता है वॉल्यूम के उनके मॉलिक्यूल्स के ऊपर। इन सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड एज दे आर वेरी क्लोज टुगेदर, they attract each other very strongly. The force of attraction keep them together. The position of a molecule is a solid
are fixed, they can only vibrate about their fixed position. That is why solid have a definite shape and volume. Since it is difficult to make the molecule move away from each other, solids are rigid and hard. अब देखो solids में ये आपको solid का example दिखाया हुआ है. जैसे आपको पता है कि हम वाटर के किसी भी कंपाउंड के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं ना. तो ये सॉलिड है, इसमें जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल. तो जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है वो आप इस पिक्चर में देख रहे हो, एक दूसरे से कितनी टाइटली, एक दूसरे से बिल्कुल बहुत टाइटली उसमें पैक होते हैं. तो इनके बीच में जो फोर्स है, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में इन्होंने क्या एक दूसरे को बहुत टाइट से पकड़ के रखा हुआ है, बहुत ज्यादा फोर्स से. तो बोलते हैं जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स है वो बहुत ज्यादा है, आप उसको इजीली ब्रेक नहीं कर सकते. अगर आप किसी सॉलिड को ब्रेक करने की कोशिश करोगे तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है ना. तो इसलिए सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से टाइटली अटैच होते हैं और उनमें स्पेस नहीं होता, ज्यादा स्पेस नहीं है इनके बीच में, और वो एक दूसरे के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स से बने हुए हैं. वो सिर्फ अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकते हैं. ये मॉलिक्यूल है ना, ये अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं जाते क्योंकि इनके बीच में बहुत ज्यादा फोर्स है. इसी वजह से आपके जो सॉलिड है वो हार्ड रहते हैं, उनकी शेप चेंज नहीं होती, ना ही उनकी वॉल्यूम चेंज होती है. In liquids, the molecule are less tightly packed since the molecules are further away from each other. In solids, they do not attract each other so strongly. The position of a molecule in a liquid are not fixed. The molecules can move around with the liquids. Liquids are not rigid and do not have a fixed shape. अब आप लिक्विड वाले पिक्चर में देखो, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है ना, थोड़ा थोड़ा. सॉलिड्स में तो बहुत ही कम था या नहीं, ना के बराबर था, और इसमें क्या है, थोड़ा थोड़ा स्पेस है. तो ये इजीली इधर उधर मूव कर सकते हैं, इसलिए जो आपका लिक्विड है वो फ्लो कर सकता है क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है. और स्पेस है तो इनके बीच में जो फोर्स है, अब देखो दो चीजें दूर दूर है तो उनके बीच में फोर्स भी क्या हो जाएगा, थोड़ा और कम हो जाएगा. इसीलिए जो लिक्विड्स होते हैं वो अपनी शेप इजीली चेंज कर लेते हैं क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स जो है वो उनके बीच में थोड़ा स्पेस अवेलेबल होता है. In gases, the molecules are so far apart that there is hardly any attraction between them. Therefore, they move around independent of each other. Hence, a gas has no fixed shape or volume. The molecules move around in the full space available to them. That is why a gas fills up the space available to it. Table 4.4 summarize the properties of solid, liquid and gases. अब आप गैसेस के पार्टिकल्स देखोगे तो गैस के पार्टिकल्स में सबसे ज्यादा गैप होता है, वो एक दूसरे से फार अपार्ट, मतलब बहुत दूर दूर होते हैं. देख रहे हो ना आप कितना स्पेस है गैस के पार्टिकल्स में. तो इसलिए जो गैस है वो अगर आप उसको रिलीज करते हो, अगर मान लो बलून में आपने कोई गैस फिल की हुई थी, अगर आप एकदम से उस बलून का माउथ ओपन कर दोगे तो वो गैस क्या है, चारों तरफ फैल जाते हैं क्योंकि जो उनके बीच के पार्टिकल्स है उनमें बहुत स्पेस है, वो दूर दूर तक चले जाते हैं. इसलिए होता है जैसे किचन में कोई खाना बन रहा होता है तो आपको पता है गैस इजीली मूव कर पाती है, तो उसकी जो खुशबू, जो भी खाना बन रहा है उसकी स्मेल आप तक या उसकी खुशबू आप तक पहुंच जाती है. कि या आप कोई भी परफ्यूम लगाते हो तो उसकी फ्रेगनेंस क्या है, दूर तक फैलते हैं. ये किस वजह से फैलते हैं, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं और वो इजीली मूव कर सकते हैं. इसलिए जो गैस होती है ना ही उनकी फिक्स शेप होती है, ना ही उनकी फिक्स वॉल्यूम होती है, और ये बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं तो इनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता. सबसे ज्यादा फोर्स किसमें होगा, सॉलिड्स में, क्योंकि उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से बिल्कुल टाइटली अटैच्ड है. फिर फोर्स किसमें होगा, लिक्विड्स में, क्योंकि उसके पार्टिकल्स में थोड़ा गैप है तो सॉलिड से कम होगा. और बिल्कुल भी फोर्स नहीं होगा गैसेस में क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर है. नाउ हम ये फैक्ट पढ़ लेते हैं. सम लिक्विड सच एज वाटर और मिल्क फ्लो इजीली, हाउएवर अदर सच एज हनी और टार फ्लो वेरी स्लोली, दे आर सेड टू बी विस्कस लिक्विड. अब आप देखोगे कि पानी है वो इजीली फ्लो कर पाता है, लेकिन जो आपका हनी है, शहद है, वो इजीली फ्लो नहीं कर पाता. क्यों, क्योंकि वो थोड़ा गाढ़ा होता है, उसकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है. ऐसे लिक्विड को हम बोलते हैं विस्कस लिक्विड. विस्कस मतलब
थिक लिक्विड्स, जो गाढ़े लिक्विड्स होते हैं ना आपके, जैसे हनी हो गया या कोई भी गाढ़ा लिक्विड है, उसको हम क्या बोलेंगे, विस्कस लिक्विड है। तो हम थिक लिक्विड या गाढ़े लिक्विड के जगह क्या वर्ड यूज करते हैं, विस्कस लिक्विड्स। तो इस पिक्चर से आपको पता लगा सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस के पार्टिकल्स या उनके मॉलिक्यूल्स किस तरीके से अटैच होते हैं एक दूसरे से। नाउ स्टेट्स ऑफ मैटर, आपने आज इन्हीं स्टेट्स ऑफ मैटर्स के बारे में पढ़ा है। 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड के पार्टिकल्स टाइटली अटैच होते हैं मॉलिक्यूल, और लिक्विड के थोड़ा दूर होते हैं, और गैसेस के बहुत ज्यादा दूर होते हैं। इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड है, और इसमें क्या होते हैं, क्लोज टुगेदर, थोड़ा सा उनके बीच में गैप होता है, और इसमें बहुत ज्यादा दूर होते हैं। ये किसी भी ये शेप, इनकी अपनी शेप होती है, ये अपनी शेप चेंज नहीं करते। जैसे आइस है, उसकी अपनी शेप रहेगी, कार है उसकी ऐसा थोड़ी है कि आपने कहीं उसको दूसरी जगह रख दिया तो कार की शेप चेंज हो जाएगी, नहीं, उसकी शेप सेम रहेगी। लेकिन जो वाटर है या मिल्क है, अगर आप इस पाउच में डालोगे तो इसकी शेप ले लेगा, ग्लास में डालोगे तो ग्लास की शेप ले लेगा। जो आपके लिक्विड्स है वो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, लेकिन वॉल्यूम सेम रहती है। ऐसे ही आपका एयर है, एयर क्या करता है, जहां भी आप उसको जैसे वाटर वेपर्स है, देखो गैस में आते हैं, मैंने अभी आपको बताया, ये वाटर इवेपोरेट हो गया तो गैसियस फॉर्म में बन गया, और ये पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं। तो ना ही इनकी शेप फिक्स होती है, ना ही इनकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है। अब देखो एयर और हीलियम यहाँ पे बताया हुआ है। एक हीलियम गैस होती है, जब आप देखते हो ना कुछ बलून्स ऐसे होते हैं जो छोटे, जो आप नॉर्मली हम बलून्स फिल करते हैं नॉर्मली, तो वो ज्यादा ऊपर तक नहीं जाते, लेकिन कुछ बलून्स ऐसे होते हैं जो ऊपर उड़ते हुए जाते हैं, वो इस वजह से होता है, उनमें हीलियम गैस होती है। और हीलियम गैस जो है ना वो लाइटर होती है, हल्की होती है एयर से, तो हल्की होती है इसलिए वो उसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करके ले जाती है, तो इनमें हीलियम गैस प्रेजेंट होती है। तो ये टेबल है जिसमें आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में डिफरेंशिएट दिया हुआ है। देखो अब आपने पढ़ा जो सॉलिड्स होते हैं उनकी शेप कैसी होती है। पहला आप शेप के बारे में पढ़ोगे, डेफिनेट होती है मतलब फिक्स्ड होती है, फिक्स को ही हम डेफिनेट बोलते हैं। लिक्विड्स में जो सॉलिड की शेप है वो फिक्स नहीं होती, वो कंटेनर की शेप ले लेते हैं। और गैसेस में भी जो शेप है वो फिक्स्ड आपकी नहीं होती। वॉल्यूम सेम रहती है, जितनी वॉल्यूम थी उतना ही रहेगा, कुछ छोटा बड़ा नहीं होगा। लिक्विड्स के भी जितना मिल्क था या जितना वाटर था उतना ही रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होती। लेकिन गैस की वॉल्यूम सेम नहीं होती, फिक्स नहीं होती। उनके बीच में अट्रैक्शन मतलब फोर्स कितना था, तो सॉलिड्स के पार्टिकल एक दूसरे को बहुत टाइटली पकड़ के रखते हैं, तो बहुत ज्यादा फोर्स होता है। इसमें नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना सॉलिड्स में होता है। और गैसेस के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, तो उनमें फोर्स होता ही नहीं है, बहुत वीक होता है। इसको बोलते हैं नेग्लिजिबल, मतलब ना के बराबर फोर्स होता है। स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल, उनके बीच में स्पेस कितना होता है मॉलिक्यूल्स में, तो आपने देखा है सॉलिड्स के क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, और लिक्विड में लेस टाइटली, ज्यादा टाइट नहीं होते, उनमें थोड़ा थोड़ा गैप होता है। और जो आपकी गैस के होते हैं वो फार अपार्ट, मतलब बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की पोजीशन कैसी है, फिक्स्ड है, जहां पे वहीं पे रहेगा। लेकिन लिक्विड में क्या है, वो मूव कर सकते हैं, और इसमें गैसेस में तो वो इजीली मूव करते हैं, बहुत दूर दूर तक मूव कर जाते हैं, मूव अबाउट फ्रीली। तो ये आज आपने पढ़ा अपीयरेंस के बारे में, टेक्सचर के बारे में, लस्टर के बारे में, और 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, और उनकी डिफरेंशिएट, कि हम उनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी सब्सटेंस को, कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।